हेलो एवरीवन, चलिए आज शुरू करते हैं हुमायूं का इतिहास यानी मुग़ल एम्पायर पढ़ रहे हैं। मिडिवल इंडिया मुग़ल एम्पायर हिस्ट्री पार्ट 2 हुमायूं का इतिहास। जल्दी से पढ़ा देती हूँ। आज मेरा इरादा तो था 2 वीडियोस का, लेकिन फिर भी क्या करें, हो जाता है कुछ ना कुछ। तो चलिए, एक सेशन मिल रहा है आपको, ये भी बहुत है। आज का करंट अफेयर कल कर देंगे। हर सेशन को ध्यान से सुनिए। ध्यान से जब सुन लें कंप्लीट तब ही शेयर करें, और ज़रूर ही शेयर करें, है ना। अपने जो भी अच्छे दोस्त जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए कर दें, ताकि मेरी मेहनत को कामयाबी मिले और आपको भी कामयाबी मिले ये सब पढ़ के। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, बाबर जो है, बाबर का बड़ा बेटा था ये नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं होता है, हुमायूं नहीं, हुमायूं। हुमायूं का जो पूरा नाम था क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं टाइटल था, और ये 1508 में पैदा हुआ था काबुल में, यानी इसकी पैदाइश है सॉरी। तो 1508 में इसका जन्म हुआ था, किसका? हुमायूं का। और काबुल में, अफ़गानिस्तान में हुआ था। बाबर ने इसको छोटी उम्र से ही अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। मतलब जो भी आपको पता है, 1526 से 1530 तक मैंने पढ़ाई बाबर की हिस्ट्री। जो भी लड़ाइयाँ हुई, यानी जो भी जंगें हुई, जो भी आक्रमण हुए, उनमें ये साथ था हुमायूं। और हुमायूं को जो है वो बदखाशा का गवर्नर, सूबेदार बना दिया था बाबर ने। कहाँ का? बदखाशा। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। अच्छा, ये जो है, इसकी जो वालिदा थी, यानी मदर थी हुमायूं की, उनका नाम था माहम बेगम। क्या नाम था? माहम बेगम थी। किसकी बेगम? किसकी? बाबर की बेगम, माहम। ठीक है। और ये इनका ही बेटा था, माहम और बाबर का। कौन? हुमायूं चार भाई थे। एक माँ से तो ये था माहम, यही रियल में तो यही बेगम थी, मतलब वो थी, रानी थी, इसकी क्वीन थी। ठीक है, ये बाबर की। लेकिन दूसरी जो एक और जो होता है ना, कि राजनीति के तहत जो शादियां करनी पड़ती हैं बादशाहों को, अब तो है ही नहीं बादशाह का दौर, कभी होता था। तो जब बादशाहों का दौर होता था, तो वो किसके लिए? सिर्फ राजनीति के लिए, अपनी जो सियासत के चलते वो करते थे शादियां। तो दूसरी माँ के 2 बेटे थे, एक का नाम था कामरान और एक का नाम था असगरी। और यानी हुमायूं की तो माँ ही हुई ना, बाबर की दूसरी बेगम, है ना। जो बाबर की बेगम जिससे थे ये बाबर, तो वो उनका नाम था माहम। लेकिन जो दूसरी वो थी, मलिका के अलावा जो दूसरी रानी थी, उससे था 2 बेटे और थे, वो उससे पैदाइश हुई थी बाबर के और उनके। तो उनके बेटों का नाम था, 2 बेटे थे, एक कामरान और एक असगरी। और एक और थी जो तीसरी रानी हुई, वो कौन थी? वो छोड़िए, उनके बारे में पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ हुमायूं की माँ का नाम पूछा जाएगा। किसका? हुमायूं की माँ का नाम, जो रियल में हिस्ट्री में है, माहम बेगम। ठीक है। तो तीसरी जो रानी थी, उससे वो एक बेटा था, उसका नाम क्या था? हिंदाल। क्या था? हिंदाल। यानी 4 भाई हुए हुमायूं, माहम बेगम और बाबर का बेटा। दूसरी माँ से कामरान और असगरी, और तीसरी जो बेगम थी बाबर की, उससे था हिंदाल। और हुमायूं ने, समझ लीजिए, अपनी पूरी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, बहुत ही संघर्ष किया, और इतनी ठोकरें खाई। 1530 से 1540 राज्य यानी संभाला, ये राज किया 1530 से 1540, और 1540 से 1555 तक, 15 साल तक शेरशाह सूरी का राज रहा। जो पहले शेर खान था, फिर शाह का लक़ब इख्तियार किया, और फिर शेरशाह सूरी यानी सूरी वंश का राज्य रहा। और 1555 से जब ये वापस आया 1555 में, तो 1556 में ही, साल भर भी नहीं गुजरा था कि इसकी मौत हो गई। एक ठोकर ही लगी थी। ये अपनी लाइब्रेरी में, अपने कुतुब खाने में बैठा हुआ जो है, ये बैठे हुए क्या कर रहे थे? मुताला कर रहे थे बुक्स का,
किताबों का। इन्हें मगरिब की अजान की आवाज़ आई, नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे ही उतर रहे थे कि बस मत कहते हैं ना कि वक्त आ गया था, तो ठोकर लगी और गिरते गिरते ये उस मीनार की सीढ़ियों से नीचे गिरे और तुरंत मौत हो गई। तो ये मौत हो गई थी 1556 में हुमायूं की। ठीक है, ये तो इतना तो आप इनकी लाइफ के बारे में याद रखिए। तो बाबर के 4 भाई, ये हुमायूं 4 भाई थे और इसकी एक जो बाबर की बेटी थी, उस बेटी का नाम बहुत फेमस है जो हिस्ट्री में आपको जानने को मिलेगा, जिसका नाम दर्ज है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्योंकि लिखा था हुमायूं नामा। क्या लिखा था? हुमायूं नामा। तो आपने माँ का नाम जाना, बाबर का पैदाइश के बारे में जान लिया, काबुल अफगानिस्तान 1508, बदखाशा का पहले ही सूबेदार बना दिया था बाबर ने अपनी ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी में तमाम लड़ाइयाँ जंगें जो भी हुई, आक्रमण, उन सब में साथ भी रखा। और एक नसीहत की थी जो बाबर ने कहा था कि मैं तुम्हें अपना वली अहद जो है मुकर्रर करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें अपना जो नेक्स्ट एम्परर होगा वो कौन होगा? हुमायूं होगा। ये तो उसने नसीहत कर दी थी हुमायूं को। लेकिन ये भी कहा था कि ये वली अहद तो तुम हो, लेकिन ये याद रखना कि जो भी जायदाद है, जो भी कुछ है, ये अपने भाइयों को भी देना। जो और भाई हैं 3, कामरान, असगरी और हिंदाल, इनको भी देना। और इसके भाइयों ने इसको कोई सपोर्ट नहीं किया। सगे भाई थे, एक बाप की औलाद हैं तो सगे भाई हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया। थोड़ा बहुत हिंदाल ने सपोर्ट किया था, थोड़ा बहुत, बहुत मामूली सा। इसने इलाके भी दे दिए थे। ये अपने भाइयों की वजह से बहुत परेशान रहा अपनी लाइफ में, बहुत परेशान। तो ये इसके भाइयों ने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया, और थोड़ा बहुत उसने किया हिंदाल ने, तो वो भी उसकी लास्ट में मौत हो जाती है, जिसका बहुत बड़ी कमी हो जाती है। बल्कि मामूली सपोर्ट था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कमी हो जाती है हुमायूं की लाइफ में। हालांकि कोई खासा सपोर्ट नहीं था उसका भी, लेकिन फिर भी कोई सपोर्ट करने वाला था ही नहीं ना, कहने को 4 भाई थे। तो ये बात थी। गुलबदन बेगम का नाम आप इसलिए याद रखिए, ठीक है। ये बाबर के बच्चे हो गए, ये हुमायूं हो गया, इसकी पैदाइश हो गई, सारा कुछ हो गया। अब बात करते हैं कि 1530 में जब बाबर की मौत हो जाती है, तो जानशीन मैंने बता दिया वली अहद हुमायूं को बनाया था। पहले ही वसीयत कर दी थी ये चीज़ की, ये लोग पहले ही वली अहद बना देते थे। तो 1530 में जब हुमायूं ने तख्त नशीनी कर ली, यानी राज्याभिषेक हो गया हुमायूं का, तो 1531 में एक जो है राजा था रुद्रदेव प्रताप, और एक और उसके साथ उसका मतलब वो था मदद कर, वो क्या बोलते हैं उस या क्या बोलेंगे उसको, मतलब उसका जो एक वज़ीर था और उसका जो एक और साथी था, वो कौन था? बहादुर शाह, उसका नाम था बहादुर शाह। ये लोधी वंश का बताया था ना, बाबर के टाइम पे तो लोधी वंश ख़त्म हुआ, बाबर ने तो किया इसका खात्मा। तो वो बहादुर शाह जो है, वो दोनों गुजरात के कालिंजर में अपना जो है कर रहे थे हुकूमत जो भी करना था उन्हें, अपना संभाल रहे थे तख्त वक्त वहाँ पर। अब इसको ये डर हो गया कि छोटी सी रियासत में तो ये कर रहे हैं, मतलब छोटे से राज्य उस टाइम बड़ा था गुजरात, फिर भी मतलब पूरा मुल्क तो नहीं था, कि गुजरात के राज्य में तो ये कर रहे हैं अपना जो भी रूल कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जो पावर है उसको बढ़ा रहे हैं, उसको इनका जो एम्पावरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसे ये बात खटक रही थी हुमायूं को, क्योंकि मुग़ल किस लिए मशहूर थे कि तोपों का इस्तेमाल करते थे, है ना। अब जो राजा रुद्र प्रताप था उसे पता था हुमायूं से तो मैं जीत पाऊंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने तोपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और बहादुर शाह ने, ये बहादुर शाह जफ़र नहीं है, लास्ट वाले एम्परर नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई थी, तो इसने सोचा कि 1531 में कालिंजर का आक्रमण किया जाए, यानी कि कालिंजर पर आक्रमण किया, यानी कालिंजर का युद्ध, जिसको हम जानते हैं कालिंजर की संधि के नाम से। किसके? कालिंजर की संधि के नाम से। गुजरात जाता है हुमायूं कालिंजर के किले पर हमला करने। तो एक तो हमला तो कुछ करता नहीं है, बाहरी घेरा वेरा डाल लेता है, और इसको रास्ते में एक इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है कि महमूद लोधी नाम का एक शख्स, यह अफगानी था कि इसने अपने जौनपुर
और मतलब जो बिहार के रास्ते होते हुए, बंगाल बिहार के रास्ते होते हुए ही जौनपुर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि जब ये कालिंजर के किले पर हमला करने जा रहा था, जहाँ इन्हें घेरा डाल लिया था गुजरात में, तो वहीं पे रास्ते में इसको, ये हिस्टोरियंस कहते हैं कि जानकारी मिली कि क्या, कि जो महमूद लोधी है ये अफ़गान का था, अफ़गानी सरदार था, और इसने बंगाल बिहार के रास्ते जौनपुर पहुंचने तक का रास्ता साफ कर लिया है। इसी के साथ था ये शेर खां, इसके साथ मिला हुआ था, जो बाद में शेरशाह के नाम से जाना जाएगा। तो अब इसे खबर मिलती है तो ये क्या करता है कि चलो, वो जानता है, राजा ने जाना था कि वो भाई रुद्र प्रताप ने, कि मैं तो जीत नहीं पाऊंगा हुमायूं से। इन दोनों की हो जाती है संधि। वो उसे कुछ विरासत दे देता है, कौन, राजा रुद्र प्रताप। और वो जब विरासत लेके ये हुमायूं वापस आ जाता है अपने, और वहाँ जाता है जौनपुर, यानी अब होगा क्या, बारदोली का युद्ध, बारदोली की लड़ाई। बारदोली का जो आक्रमण था, जो ये बारदोली की जो ये जंग थी, ये इसने जीत ली थी हुमायूं ने। कालिंजर में तो हो गई संधि 1531 में ही, लेकिन बारदोली का जो 1532 में ये वाकया हुआ, 8-10 महीने तक ये किले पर घिरा डाला रखता है। तो ये 1532 में क्या होता है कि बारदोली की लड़ाई में ये जीत लेता है। ये जाता है बंगाल बिहार के रास्ते में, एक जगह पड़ती है बिहार बंगाल से पहले, एक जगह पड़ती है वारदोली, यूपी के आसपास कहीं पड़ती है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। तो वारदोली में इसका मुकाबला होता है और ये जीत लेता है, ये लड़ाई जीत लेता है। फिर शेर खां जो है, वो जो है छुप जाता है चिनार के किले में। ठीक है, अब ये जो बहुत बड़ी गलती होगी हुमायूं से, क्या गलती होगी कि ये अब ये बारदोली का युद्ध जीत लिया, अब ये शेरशाह है, ये शेर खां, ये बाद में शाह, ये चौसा के युद्ध के बाद जो है, मतलब चौसा की लड़ाई के बाद शाह का लक़ब लेता है ये शेर खां। ये शेर खां ही था पहले। ये चिनार के किले में जाके छुप जाता है। अब चिनार का जो किला था, उस किले पर जाता है हुमायूं हमला करने के लिए। 32 की ही बात है, हमला करने क्या जाता है, फिर वहाँ घेरा ही डाल के बैठता है और 4 महीने तक लगातार घेरा ही रहता है। 4 महीने तक घेर लिया होता है किले को। और शेर खां जी, ये जो शेरशाह है ना, मैं शेर खां कहूँ या शेरशाह समझ जाइए, शाह ये बाद में बनता है जब ये राज्य ले लेता है। ठीक है, तो अब ये जो शेर खां है, 4 महीने के किला घेराबंदी की ने हुमायूं ने, और जब किले को घेर लिया, 4 महीने हो गए, तो शेर खां क्या करता है, एक समझौता कर लेता है, संधि कर लेता है। फिर देखो कितनी बड़ी गलती है ये। एक तो चलो वो कर ली संधि तो कोई बात नहीं, एक बात हो गई। वारदोली का आक्रमण सक्सेसफुली इसने जो है जीत लिया था। तीसरा, ये 1532 में ये चिनार किले वाली बात हो जाती है। चिनार किले पर जाता है उसको मतलब अपना शामिल करने के लिए अपनी सल्तनत में हुमायूं, लेकिन यह घेराबंदी करता है और 4 महीने तक घेराबंदी रहती है किले की। और जो है उसके बाद, पड़ाव के बाद 4 महीने की, ये शेर खां जो है संधि कर लेता है और ये कहता है कि ऐसा ही, ये मेरा जो बेटा है कुतुब खां, शेर खां का, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शेर खां का एक बेटा था कुतुब खां, और ये कहता है कुतुब खां को आप ले जाओ और आप वहाँ क्योंकि हुमायूं के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे, ये अफगान ही थे, है ना, अभी बताया था ना महमूद लोधी वाली बात। तो कि अफगान सेना के एक टुकड़ी में ये मेरा बेटा जो है, इसको कैप्टन रखना, ये सैनिक यानी क्या कहेंगे, सरदार रखना, और इसके नेतृत्व में अपनी एक सेना की टुकड़ी रखिए और आपको जो है आपके अभियानों में जीत मिलेगी, फतह मिलेगी, ये इससे कहता है। अब ये उस बेटे को साथ भेजता है और बहुत सा माल दे देता है और कहता है कि मतलब काफ़ी कुछ पैसा आ जाता है हुमायूं के पास ये बदले में इस संधि के, लेकिन ये कहता है कि चिनार का किला वो मैं ही रखूँगा। अब ये शर्त मंजूर कर लेता है और संधि हो जाती है। चिनार का किला शेर खां के पास ही रह जाता है और कुछ पैसा, कुछ और एक गुलाम वो मिल गया, मतलब एक सैनिक कहिए, एक गुलाम सैनिक कहिए, कुछ भी कहिए, गुलाम तो नहीं कह सकते, एक सैनिक के रूप में उसने अपने बेटे को भेजा था शेर खां ने। तो ये हुमायूं को मिल गया, जिसे ये बड़ी चालाकी से बाद में वापस बुला लेता है, देखते रहिए।
ये वापस बुला लेगा और कुछ भी नहीं इसके, और मतलब ये बहुत बड़ी गलती है। इसका हर्जाना हुमायूं को अभी भुगतना पड़ेगा, किसके, चौसा के युद्ध में। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब शेर खां क्या करता है, अपनी पावर को बिल्डअप करता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है और ये बंगाल को जीत लेता है शेर खां। और इधर ये आ जाते हैं, इधर दिल्ली आगरा का जो राज्य था हुमायूं ने अपने पास रखा था। कंधार और काबुल का उसको दे दिया था कामरान को। संभल का जो राज्य था वो असगरी को दे दिया था। और बस इतना याद रखिए, ठीक है। हिंदाल को भी दे दिया था, गुजरात में कोई इलाका, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसमें बता दूंगी हिंदाल को क्या दिया था, ठीक है। तो खैर, अब ये जो हुमायूं है, इसके पास दिल्ली आगरा था। अब ये दिल्ली वापस आ जाता है, अपने जो पैसे को खर्च करता है, कुछ काम हुकूमत के लिए काम करवाता है हुमायूं। और 1533 में इसने दीन पनाह की बुनियाद रखी, यानी स्थापना की, किसकी, दीन पनाह। ये दीन पनाह जो है आज की डेट में पुराने किले के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में पुराना किला जो है यही है दीन पनाह। और इसी की ये बहुत बड़ी मीनार थी, इसकी बहुत ऊंचा था, और इसी से गिर के इसकी मौत हुई थी हुमायूं की 1556 में। तो अब ये जो 1533 में इसकी बुनियाद रखता है, पैसे मतलब कुछ अवाम के खिदमत के काम करता है हुमायूं। बहुत पोलाइट रूलर था। हालांकि बाबर की सरपरस्ती भी मिली, सब कुछ था, लेकिन बस ये था कि फिर भी वो जो मिलिट्री पावर और जो एबिलिटीज़ जो बाबर के अंदर थी, या जो अकबर के अंदर होगी, या जो जहांगीर दूसरे बादशाहों के या औरंगज़ेब के पास, जहांगीर के पास भी इतना नहीं था, ठीक है। तो शाहजहां औरंगज़ेब वगैरह के पास है, वो उतनी नहीं है, इसके पास है लेकिन क्योंकि इसमें उदारता बहुत थी, पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा, हम्बलनेस बहुत ज़्यादा हुमायूं में। तो अभी अवाम के खिदमत के कामों में अपना दिल लगाता है। 1533 में जो है इसकी स्थापना हुई दीन पनाह की। ये पूछा जाता है, और पुराना किला आज की डेट में आप लोग दिल्ली में सुनते होंगे लाल किला, पुराना किला, तो पुराना किला यही है। 1534 में एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि महमूद जवान लोधी और महमूद सुल्तान लोधी, ये दो अफगानी, इनके विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसने ही दबाया था, हुमायूं ने। तो ये 1534, ये भी याद रखिए। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, कालिंजर का आक्रमण जिसमें संधि हुई 1531, 1532 बारदौली की जीत, बारदौली की लड़ाई की, और उसके बाद चिनार आक्रमण, जिसमें चिनार आक्रमण तो हो नहीं पाता, उसमें भी संधि होती है 1532 में। दीन पनाह की बात बताई 1533, 1534 में ये आपको बताया है मैंने अभी कि महमूद जवान लोधी और महमूद सुल्तान लोधी, ये दो अफगानी थे। ये भी हिंदुस्तान में अपना, भारत में यहाँ पे अपना रूल कर रहे थे, और ये जो है इनका विद्रोह को दबाया। ये पूछा जाता है किसने दबाया, तो ये हुमायूं ने। ये आपको याद रखिएगा, छोटा सा फैक्ट है। बाकी जो है बड़ी शांति से समय गुजरता है, और शेर खां जो है वो अपनी पावर को बड़ा बिल्डअप करता है, और ये अपने बेटे को भी वापस बुला लेता है। 1-2 साल के बाद ही ये अपने बेटे को चालाकी से बुला लेता है, और वो जो हुमायूं को दे दिया था कुतुब खां को, उसको वापस ले लेता है, क्योंकि इसकी पावर बहुत बिल्डअप हो गई थी, तो अपने साथ रखता है शेर खां, जो शेरशाह बनेगा बाद में। अब 1537 में इसको लगता है पता, किसको, कि हुमायूं को, कि इसने बंगाल को जीत लिया है, और अपनी पावर को बड़ी तेज़ी से, अपनी ताकत को बड़ी तेज़ी से, सल्तनत का विस्तार, इसकी कोई सल्तनत तो नहीं थी, मगर अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, ठीक है। अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, अपने जो अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। ये कौन? शेर खां। तो ये हुमायूं क्या होता है कि ये सोचता है कि अब मुझे इस पर भी एक आक्रमण करना होगा, और इस पर भी जंग लड़नी होगी। इसके दुश्मन बहुत थे हुमायूं के। अब क्या होता है कि 1537 में नॉर्मल सी चलती रहती है, लड़ाई झड़प चलती रहती है, लेकिन 1539 में जून के महीने में गंगा नदी के उत्तरी तट पर एक जगह है चौसा, वहाँ पर शेर खां की जो फौज थी और मुग़ल फौज, हुमायूं की फौज, इन दोनों में आमना सामना होता है, और भयंकर, बहुत खतरनाक दर्जे की होती है मुकाबलेबाजी।
अब ये इन दोनों में मुकाबला हुआ, काफ़ी बहुत ही हद दर्जे का मुकाबला दोनों की सेनाओं में, फ़ौजों में। और उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो फ़ौज थी शेर खां की, ये जीत लेती है और बड़ी मुश्किल से जान बचा के हुमायूं भागता है गंगा रिवर को पार करते हुए। और इसकी जान एक भिश्ती ने बचाई थी, जो नाव, मतलब वो था तो भिश्ती लेकिन नाव भी चलाता था, दोनों ही काम थे इसके। तो इसने बचाई थी भिश्ती ने, जिसको एक दिन का बादशाह बनाया था किसने, हुमायूं ने। एक दिन का बादशाह बना दिया था दिल्ली का इस भिश्ती को। तो बड़ी मुश्किल से इसकी जान बची कैसे ना कैसे। अब शेर खां बड़ा खुश हो जाता है कि भाई मैंने जीत लिया चौसा का युद्ध, और ये अपना राज्याभिषेक करवाता है, शाह की उपाधि ग्रहण कर लेता है, ये मतलब इख्तियार कर लेता है शाह का लक़ब। और ये अपने नाम के सिक्के ढलवाता है, बहुत कुछ होता है। तो सिक्के वगैरह सब कुछ ढलते हैं और बहुत ही अपना पूरा का पूरा अपने पावर को, और ये बहुत आत्मविश्वास में था क्योंकि इसने अपनी पावर को बहुत बिल्डअप कर लिया था। तो ये तमाम बातें हुई। अब ये तमाम बातें होने के बाद फिर क्या होता है, फिर एक युद्ध होता है फाइनली 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 में जो युद्ध होता है वो है बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। अब ये जो हिंदाल था इसने यही सपोर्ट किया था जब चौसा के युद्ध में बड़ी मुश्किल से जान बची थी, जो एक भिश्ती ने बचाया हुमायूं को। तो इसने, हिंदाल ने थोड़ा सा तरस वरस खा के कि चलो कैसे बच गया है। अब फिर भी मुगल मतलब के मुगल के भाई तो है, किसके पास ज़्यादा पावर थी, और ये मर जाता तो हमारा तो पूरा ख़ानदान का ख़त्म ही, क्योंकि वो तो शेर खान ने की वजह से तो ये भी नहीं बच पाता। तो थोड़ा बहुत तरस वरस खा के भले ही अपना फ़ायदा सोच रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ क्योंकि हुमायूं की तो फिर भी पावर ज़्यादा थी उस टाइम पर, है ना। तो इसने क्या किया, हिंदाल ने थोड़ा सा साथ दिया। अब 17 मई 1540 को हुआ है बिलग्राम की लड़ाई, बिलग्राम कन्नौज, ये इतनी सारी याद रखिएगा। तो इस बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई में दोनों का मुकाबला होता है, शेर खां जो शेरशाह था अब, और इसका हुमायूं का। लेकिन फिर भी इसका जो है किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से सिंध भाग गया हुमायूं, जहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसने अपना बिल्कुल फ़कीरों की तरह अपनी ज़िंदगी को बसर किया, और बहुत पोलाइट और बहुत लोगों को चाहने, उनकी मदद करने वाला राजा था ये। लेकिन फिर भी अब ज़रा सा इसके पार्ट 2 देखेंगे हम करंट अफेयर में, क्योंकि इसका पार्ट 2 में तो कुछ है नहीं। अब 15 साल के लिए ये सूर्यवंश जो था इसका संस्थापक बना शेरशाह, ये 15 साल रहेगा। मैं क्योंकि एक ज़रूरी काम है, तो मैं जब ये करंट अफेयर रात में पढ़ाऊँगी तो उसके साथ ही थोड़ा सा 2-3 मिनट का और है ये स्टोरी। फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं एक सेकंड वीडियो में इन द नाइट, क्योंकि आई हैव अ अर्जेंट वर्क नाउ, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू मूव। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।